नमस्ते। चलिए आज हम भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये वो कानून है जो हमारी कामकाजी माताओं की हिफाजत करता है। देखिए, ये सिर्फ एक कानून की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस सफर की दास्तान है कि कैसे एक सोच पहले एक संवैधानिक वादा बनी और फिर एक मजबूत अधिकार। तो हमारा ये सफर 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम इसकी संवैधानिक जड़ों से शुरुआत करेंगे, फिर इसके शुरुआती दिनों को देखेंगे, 2017 के बड़े बदलाव को समझेंगे, अदालतों के रोल को जानेंगे और आखिर में इसके भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़े कानून के पीछे ना एक बहुत पावरफुल आइडिया होता है, और मैटरनिटी बेनिफिट कानून के लिए ये आइडिया सीधे हमारे संविधान के दिल से आता है। ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब ये कानून देने की कोशिश करता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए मातृत्व बेहद जरूरी है, पर क्या इसके लिए एक महिला को अपनी आर्थिक आजादी और करियर की कुर्बानी देनी पड़ेगी? कानून का जवाब है बिल्कुल नहीं। ये कोई मामूली पॉलिसी नहीं है, ये एक वादा है। भारत के संविधान का आर्टिकल 42 सरकार पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वो काम करने की जगह को ह्यूमेन बनाए और माताओं को राहत दे। यही वो जड़ है जहां से इस पूरे कानून को अपनी असली ताकत मिलती है। लेकिन इस संवैधानिक वादे को एक देशव्यापी कानून बनने में थोड़ा वक्त लगा। आइए देखते हैं कि 1961 से पहले के हालात क्या थे और क्यों एक सिंगल यूनिफाइड कानून की इतनी सख्त जरूरत थी। 1961 से पहले की हालत आप समझिए एक कानूनी भूल भुलैया जैसी थी। सोचिए, एक फैक्ट्री में काम करने वाली महिला को जो फायदे मिलते थे वो चाय के बागान में काम करने वाली महिला से बिल्कुल अलग हो सकते थे। कोई एक जैसा नियम नहीं था जिससे लाखों महिलाओं के लिए भारी असमानता पैदा होती थी। ये कहानी शुरू होती है 1929 में बॉम्बे से, फिर 1941 में ये खदानों तक पहुंची और 1951 में बागानों तक। इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ने और एक मजबूत एक जैसा ढांचा बनाने के लिए ही 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का जन्म हुआ। तो 1961 के एक्ट का मकसद सिंपल था लेकिन बहुत पावरफुल। हर कामकाजी महिला को, चाहे वो भारत में कहीं भी काम करती हो, मातृत्व के उस नाजुक दौर में आर्थिक सुरक्षा और नौकरी की गारंटी देना। 1961 का कानून एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, पर वक्त के साथ समाज बदला, परिवार की जरूरतें बदलीं और फिर आया साल 2017, एक ऐसा साल जिसने इस कानून की पूरी कहानी ही बदल दी। ये बदलाव कितना बड़ा था जरा देखिए। पेड लीव 12 हफ्तों से सीधे 26 हफ्तों तक, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा कर दी गई। पहली बार कानून ने गोद लेने वाली माताओं और सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिलाओं को भी अपने दायरे में लिया। और एक और बड़ा कदम, 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए क्रेच यानी शिशु गृह बनाना जरूरी कर दिया गया। 26 हफ्ते, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। इस एक बदलाव ने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा प्रोग्रेसिव देशों की कतार में खड़ा कर दिया जो माताओं को अपने बच्चों के साथ शुरुआती सबसे कीमती वक्त बिताने के लिए पूरा समय देते हैं। 2017 के इस संशोधन ने कानून को आज के जमाने के हिसाब से अपडेट किया। इसने कमीशनिंग मदर को डिफाइन किया, यानी वो जैविक माताएं जो सरोगसी की मदद लेती हैं। 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली माओं को 12 हफ्ते की छुट्टी दी और छुट्टी के बाद आपसी सहमति से घर से काम करने का एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन भी दिया। कानून बना देना तो एक बात है, पर उसे जमीन पर लागू करना और उसकी हिफाजत करना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। और यहीं पर हमारी अदालतों का रोल बहुत अहम हो जाता है। जब भी कोई कंपनी कानून को अपने फायदे के लिए तोड़ना मरोड़ना चाहती है या कोई कंफ्यूजन होता है तो मामला पहुंचता है अदालतों तक। और यहां पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एक गार्डियन की भूमिका निभाई है, ये पक्का करते हुए कि कानून की असली भावना जिंदा रहे। अदालतों ने इस कानून को कैसे और मजबूत किया है, इसके कुछ जबरदस्त उदाहरण हैं। एक केस में कोर्ट ने कहा कि दिहाड़ी पर काम करने वाली महिलाओं को भी मैटरनिटी बेनिफिट का पूरा हक है। एक और बहुत हाल के मामले में उन्होंने साफ किया कि अगर किसी महिला का कॉन्ट्रैक्ट उसकी मैटरनिटी लीव के दौरान खत्म भी हो जाता है तब भी उसे पूरे 26 हफ्तों का लाभ मिलेगा। और एक तीसरे मामले में अदालत ने 2 बच्चों वाले नियम को एक मानवीय नजरिए से देखा। डॉक्टर कविता यादव केस का यह फैसला सच में एक गेम चेंजर था, खासकर उन महिलाओं के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती हैं। अदालत ने साफ साफ कह दिया, मातृत्व का अधिकार नौकरी के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर है। तो कानून की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे काम करने का तरीका बदल रहा है वैसे वैसे कानून भी अपने आप को बदल रहा है। हम अब एक नए दौर में जा रहे हैं जहां पुराने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में शामिल किया जा रहा है। और इसमें सबसे रेवोल्यूशनरी बदलाव है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को शामिल करने की बात। एक पल के लिए सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगली बार जब कोई उबर की सवारी लेता है या जोमैटो से खाना ऑर्डर करता है तो उस सर्विस को देने वाली महिला को भी जल्द ही मातृत्व लाभ का वही सुरक्षा कवच मिल सकता है जो एक ऑफिस कर्मचारी को मिलता है। ये आज की बदलती इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है।
और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। भारत ने मातृत्व अधिकारों की रक्षा में एक लंबा सफर तय किया है, जो एक संवैधानिक वादे से शुरू हुआ था। लेकिन असली चुनौती अब यह है कि यह सुरक्षा जाल इतना मजबूत और फ्लेक्सिबल बने कि काम की इस बदलती दुनिया में कोई भी मां पीछे न छूट जाए। क्योंकि जब हम एक मां का समर्थन करते हैं तो हम भविष्य का समर्थन करते हैं। Today, we're going to dive into one of the most important social welfare laws in India, the whole framework around maternity benefits. It's a really fascinating story of evolution, and it all kicks off with one pretty powerful number. So, what's the deal with the number 26? Well, that stands for 26 weeks of fully paid maternity leave. And that single policy right there puts India among the top countries in the entire world when it comes to supporting working mothers. But how did India get here? I mean, that's a huge number. To answer that question, we need to trace the journey of this law, starting from a time when, believe me, things looked very, very different. To really get why today's law is so special, we have to rewind the clock way back. Before 1961, the situation for working mothers in India was, to put it lightly, a total mess. It was a complete patchwork of protections. A woman's right to things like paid leave or even just keeping her job. Well, it all depended on where she lived or what industry she happened to work in. There was absolutely no single national standard. And this timeline really shows you just how disjointed everything was. The first law popped up in Bombay way back in 1929. Then you got a separate one for minors in 41, another for plantation workers in 51. You can see the problem, right? A textile worker in one state had completely different rights than a miner just one state over. It was obvious that a single national law was desperately needed. And that brings us to 1961. This was the year Parliament finally stepped in and said, okay, enough of this chaos. They set out to create one foundational law for the entire country. The Maternity Benefit Act of 1961 wasn't just some administrative text. It was built on a constitutional promise for humane working conditions. And its whole mission really rested on two incredibly powerful pillars. First, the right to get paid while on leave. And second, the absolute guarantee that your job would still be there for you when you came back. You know, the best part about this new law was how simple it was, especially when it came to who was eligible. It all came down to one crystal clear test. The 80 days rule. All a woman had to do was work for 80 days in the year before her due date to qualify. Just like that, one simple rule swept away all the old confusion. So, for decades, the 1961 Act was the gold standard. But then, 2017 rolled around and everything changed. A huge amendment was passed that wasn't just an update, it was a total game changer. Just look at this jump. It's massive. The 2017 amendment more than doubled paid maternity leave, taking it from 12 weeks all the way to 26 weeks for the first two children. This one change, all by itself, propelled India into the absolute top tier of countries for maternity protection. But this law did so much more than just add weeks to the calendar. It fundamentally changed its understanding of what it means to be a mother in today's world, becoming way more inclusive. For the very first time, the law officially recognized two new kinds of mothers, those who adopt and commissioning mothers who have a child through a surrogate. Both were given 12 weeks of paid leave, which was a really crucial acknowledgement that the need to bond with a new child isn't just limited to biological birth. But here's the thing. This law is about so much more than just time off. It's really designed to be a complete support system, protecting a woman's career and helping her get back into the workforce successfully. And this brings up one of the biggest fears for any working woman, right? Can you be fired while on maternity leave? Well, the law's answer is a loud and clear no. Section 12 of the Act acts like a powerful shield, making it illegal to dismiss a woman during her maternity leave. And trust me, this shield is basically ironclad. In a huge case in 2024, the Supreme Court ruled that this right crystallizes, meaning it becomes solid and unbreakable.
This means even if a woman's work contract expires while she's on leave, the employer still has to pay the full benefit. The right is absolute. No loopholes. The support doesn't stop when you come back to the office either. The law requires paid nursing breaks, and for larger companies, it mandates an on-site or nearby childcare facility. These aren't just nice-to-haves. They're designed to make sure mothers don't have to choose between their child and their career. But the story doesn't end in 2017. The core ideas of this law are now being carried forward into a whole new legal framework, one that's specifically designed for our 21st century economy. That original 1961 Act has now been rolled into a massive new piece of legislation, the Code on Social Security 2020. And the good news is, all those core protections are still there, but now the law's reach is getting even wider. Now, if you look at this table, the most important change is right there in that first row, coverage. The new code takes all these protections and, for the first time ever, extends them to gig and platform workers. It also brings the whole system into the modern age with digital portals. So, who are we talking about here? We're talking about delivery drivers, ride-sharing partners, all the people who make the modern gig economy run. For years, they kind of fell through the cracks of traditional labor laws. This new code aims to fix that by creating a special Social Security fund just for them to provide benefits like maternity relief. So when you take a step back and look at this whole journey we've just walked through, from that messy patchwork of old rules to a modern universal code that even includes the gig economy, it tells a really powerful story. It shows a clear and evolving national commitment to making sure motherhood is never a penalty in your career. This incredible evolution of the law leaves us with a final question to think about. With motherhood now so strongly protected, what's the next great challenge in the bigger fight for true workplace equality? That's something for all of us to consider. Thanks so much for watching. आज हम भारत के एक ऐसे कानून की कहानी में उतरेंगे जिसने पिछले 60 सालों में काम करने वाली लाखों महिलाओं की जिंदगी को सीधे तौर पर छुआ है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। बिल्कुल। और ये सिर्फ नियमों की कोई किताब नहीं है ना? ये तो आप कह सकते हैं कामकाजी महिलाओं के सम्मान और अधिकारों का एक बड़ा प्रतीक रहा है। और इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। आज हम यही समझेंगे कि ये कानून कहां से शुरू हुआ, किन पड़ावों से गुजरा और आज यानी फरवरी 2026 में ये किस शक्ल में हमारे सामने है। क्योंकि एक बड़ा बदलाव तो हाल ही में हुआ है। नवंबर 2025 से ये 1961 का जो कानून था, अब वो एक नए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का हिस्सा बन चुका है। तो मतलब हम इसकी विरासत और भविष्य दोनों को खंगालेंगे। और चलिए शुरू में ही एक चौंकाने वाला तथ्य सामने रखते हैं। जी। क्या आप जानते हैं कि 2017 में हुए एक बदलाव ने भारत को 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव के साथ दुनिया के टॉप देशों में लाकर खड़ा कर दिया था। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों ने तो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए भी इसके मायने ही बदल दिए हैं। चलिए इसी की गहराई में चलते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर 1961 में एक नेशनल कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। हाँ, ये मेरा भी पहला सवाल था। मतलब इससे पहले कुछ भी नहीं था क्या? था, लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ था। आप सोचिए 1961 से पहले भारत में कोई एक यूनिफॉर्म कानून था ही नहीं। अच्छा। पहला कदम 1929 में बॉम्बे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के साथ उठा था, लेकिन वो सिर्फ बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए था। फिर माइंस के लिए मतलब खदानों के लिए अलग कानून आया, चाय के बागानों के लिए अलग नियम थे। एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक ही देश में बॉम्बे की एक टेक्सटाइल मिल में काम करने वाली महिला और असम के चाय बागान में काम करने वाली महिला के लिए मातृत्व से जुड़े अधिकार बिल्कुल अलग अलग थे? बिल्कुल यही स्थिति थी। किसी को कम छुट्टी मिलती थी, किसी को ज्यादा। पैसे देने का तरीका अलग था, योग्यता की शर्तें अलग थीं। एक पूरी तरह से उलझी हुई और असमान व्यवस्था थी। तो 1961 का एक्ट इसी असमानता को खत्म करने के लिए आया था। जी हाँ, पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड, एक मानक बनाने के लिए। और इसकी नींव, इसकी प्रेरणा हमारे संविधान में ही है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, संविधान का आर्टिकल 42 साफ कहता है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काम करने की जगह न्यायपूर्ण और मानवीय हो और प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ का इंतजाम हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती।
सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार से भी जोड़ा है। कोर्ट का मानना है कि सम्मान के साथ मां बनना एक महिला के जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा है। तो ये सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। चलिए अब सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है हाँ, कि इस कानून का फायदा किसे और कैसे मिलता है। मैंने एक 80 दिन के नियम के बारे में सुना है, ये क्या चीज है? हाँ, ये पहली और सबसे जरूरी शर्त है। देखिए, किसी भी महिला कर्मचारी को मैटरनिटी बेनिफिट का अधिकार तभी मिलता है जब उसने अपनी डिलीवरी की अनुमानित तारीख से पहले के 12 महीनों में अपने एम्प्लॉयर के लिए कम से कम 80 दिन काम किया हो। अच्छा, तो इन 80 दिनों में क्या सिर्फ वही दिन गिने जाते हैं जब कर्मचारी ऑफिस में था, या इसमें छुट्टियां भी शामिल हैं? नहीं, इसकी गिनती बहुत उदार तरीके से होती है। अच्छा, इन 80 दिनों में वेतन के साथ मिली छुट्टियां, यहाँ तक कि अगर कंपनी ने किसी वजह से ले ऑफ दिया हो, वो दिन भी शामिल होते हैं। ओके। मकसद ये है कि कोई भी महिला मामूली तकनीकी वजहों से इस बड़े फायदे से वंचित न रह जाए। और यहीं पर 2017 का संशोधन एक गेम चेंजर साबित हुआ, है ना? उसने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी। बिल्कुल, वो एक ऐतिहासिक बदलाव था। सबसे बड़ा बदलाव था छुट्टी की अवधि को लेकर। पहले 2 बच्चों के लिए मैटरनिटी लीव को 12 हफ्तों से बढ़ाकर सीधा 2 गुना से भी ज्यादा, 26 हफ्ते, मतलब लगभग 6 महीने हो गए। जी हाँ, 26 हफ्ते। मुझे लगता है बहुत से लोगों को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि भारत इस मामले में दुनिया के कई विकसित देशों से भी आगे है। बिल्कुल सही कहा आपने। पर क्या ये संशोधन सिर्फ छुट्टी बढ़ाने तक ही सीमित था? नहीं, इसने कानून की सोच को भी और व्यापक बनाया। पहली बार कानून ने गोद लेने वाली माताओं यानी अडॉप्टिंग मदर्स और कमिश्निंग माताएं मतलब जो सरोगेसी के जरिए मां बनती है, बिल्कुल, उन्हें भी कानूनी तौर पर मान्यता दी। अगर कोई महिला 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है या सरोगेसी से मां बनती है तो उसे 12 हफ्तों की पूरी पेड लीव का अधिकार है। ये वाकई एक बहुत प्रगतिशील कदम है। इसने ये स्वीकार किया कि मातृत्व सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होता। सही कहा। अब आते हैं पैसे पर। इस 26 हफ्तों की छुट्टी के दौरान पेमेंट कैसे तय होता है? क्या ये सिर्फ बेसिक सैलरी पर होता है या जो पूरी सैलरी हाथ में आती है उस पर? ये एक बहुत आम सवाल है। पेमेंट औसत दैनिक मजदूरी यानी एवरेज डेली वेज के आधार पर होता है। ओके। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। छुट्टी पर जाने से ठीक पहले के 3 महीनों में आपको मिली कुल मजदूरी को उन 3 महीनों में आपके काम किए गए कुल दिनों से भाग दिया जाता है। और यहाँ मजदूरी का क्या मतलब है? सिर्फ बेसिक? नहीं, मजदूरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं, बल्कि इसमें एचआरए और डीए जैसे सभी कैश अलाउंस भी शामिल होते हैं, यानी लगभग आपकी पूरी इन हैंड सैलरी। अच्छा। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक बीशा केस बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कोर्ट ने कहा कि पेमेंट पूरे 182 दिनों का होगा, जिसमें रविवार और बाकी छुट्टियां भी शामिल हैं। वाह। मतलब आपको एक तरह से 100% वेज रिप्लेसमेंट मिलता है। साथ ही 3,500 रुपए का एक मेडिकल बोनस भी मिलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आर्थिक रूप से महिला को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन एक और डर हमेशा बना रहता है, शायद पैसे से भी बड़ा डर, नौकरी का डर। हाँ, कि जब मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगी तो क्या मेरी नौकरी बची रहेगी? इस डर को कानून कैसे दूर करता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। सेक्शन 12। हाँ, ये सीधी सीधी बात कहता है कि अगर कोई महिला मैटरनिटी लीव पर है तो आप उसे नौकरी से नहीं निकाल सकते। फुल स्टॉप। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। आप उसे न तो छुट्टी के दौरान निकाल सकते हैं और न ही इस वजह से कि वो छुट्टी पर थी। लेकिन आजकल परमानेंट नौकरियां हैं ही कितनी। ज्यादातर लोग तो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही लीव के बीच में खत्म हो गया तब तो ये सुरक्षा बेकार हो गई। ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के डॉक्टर कविता यादव मामले में एक ऐतिहासिक फैसले के साथ दिया है। अच्छा, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी बेनिफिट्स सिर्फ एक सुविधा नहीं, ये एक वैधानिक अधिकार है, एक स्टैट्यूटरी राइट है। इसका क्या मतलब हुआ आम भाषा में? इसका मतलब है कि ये अधिकार उसी दिन पक्का हो जाता है जिस दिन कोई महिला वो 80 दिन काम करने की शर्त पूरी कर लेती है। ये उसके साथ जुड़ जाता है। इसे बाद में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का बहाना बनाकर छीना नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एम्प्लॉयर को पूरे 26 हफ्तों का बेनिफिट देना ही होगा, भले ही कॉन्ट्रैक्ट उस छुट्टी के दौरान बीच में ही क्यों ना खत्म हो गया हो। अरे वाह, ये तो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली लाखों महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत और सुरक्षा है। ये वाकई में गेम चेंजर फैसला है। निश्चित रूप से। और नौकरी की सुरक्षा के अलावा भी कुछ और प्रावधान है, जैसे 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले हर संस्थान के लिए क्रैच यानी शिशु गृह की सुविधा देना अनिवार्य है। हाँ, ये भी मैंने सुना है। माँ को दिन में 4 बार वहां जाने की इजाजत होती है और बच्चे के 15 महीने का होने तक माँ को काम के दौरान 2 नर्सिंग ब्रेक का भी अधिकार है, जिसके लिए उसकी सैलरी नहीं काटी जा सकती। तो ये सब मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि एक महिला सिर्फ छुट्टी ही ना ले बल्कि काम पर आसानी से वापस भी लौट सके। बिल्कुल। तो हमने 1961 के एक्ट की पूरी यात्रा देखी कि कैसे वो बिखरी हुई व्यवस्था से एक मजबूत कानून बना। लेकिन अब जब वो एक्ट तकनीकी रूप से खत्म हो चुका है तो इसका भविष्य क्या है? जैसा हमने शुरू में कहा, ये अब कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का हिस्सा है। अच्छी बात यह है कि 26 हफ्तों की छुट्टी
गोद लेने वाली माओं के अधिकार, नौकरी की सुरक्षा जैसे सभी मुख्य फायदे वो सब बरकरार रखे गए हैं। अच्छा, ये तो राहत की बात है। लेकिन इस नए कोड में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव है जो भारत के बदलते वर्कफोर्स को देखकर किया गया है। एक मिनट, क्रांतिकारी बदलाव 26 हफ्तों की छुट्टी से भी बड़ा? एक तरह से हाँ, क्योंकि ये उन लोगों को सुरक्षा देता है जिन्हें आज तक कोई कानून सुरक्षा नहीं देता था। ये गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को अपने दायरे में लाता है। अच्छा, मतलब उबर, जोमैटो, अर्बन कंपनी जैसी कंपनियों के लिए काम करने वाली महिलाएं। जी हाँ, पहली बार इन प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करने वाली महिलाएं भी मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए योग्य होंगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक ये महिलाएं किसी भी लेबर कानून के दायरे से लगभग बाहर थी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल कैसे होगा? मतलब उबर में काम करने वाली महिला का एम्प्लॉयर कौन है? उबर खुद या वो कार का मालिक? अगर कोई एक बॉस ही नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आपने सही सवाल पूछा, और इसके लिए कोड में एक बहुत ही इनोवेटिव मॉडल का प्रस्ताव है। एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा। एक फंड? हाँ, इसमें ये सभी एग्रीगेटर्स यानी उबर और जोमैटो जैसी कंपनियां अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा जमा करेंगी। तो पैसा किसी एक कंपनी से नहीं बल्कि एक सेंट्रल फंड में जाएगा। बिल्कुल, और फिर इसी फंड से इन गिग वर्कर्स को मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ये जिम्मेदारी को एक अकेले एम्प्लॉयर की जेब से निकालकर एक पूरे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ ले जाता है। ये तो भविष्य के काम करने के तरीकों के लिए एक नया और जरूरी ढांचा है। सही कहा। तो संक्षेप में देखें तो सफर 1920 के दशक की बिखरी हुई व्यवस्था से शुरू हुआ, 1961 में एक होकर मजबूत बना, 2017 में 26 हफ्तों की छुट्टी के साथ दुनिया के लिए एक मिसाल बना, और अब 2020 के नए कोड के साथ ये गिग इकोनॉमी को भी अपने दायरे में ले रहा है। बिल्कुल, ये सफर भारत के समाज और वर्कफोर्स के बदलाव की कहानी कहता है, लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है वो आज भी वही है जो संविधान से प्रेरित है। और वो क्या है? कि मातृत्व किसी महिला के करियर के लिए सजा नहीं बननी चाहिए, बल्कि एक सम्मानित और सुरक्षित अनुभव होना चाहिए। और कविता यादव या के उमा देवी जैसे सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले दिखाते हैं कि इन अधिकारों की व्याख्या का दायरा अभी भी बढ़ रहा है। अदालतें इसे लगातार और मजबूत बना रही हैं। निश्चित रूप से न्यायपालिका ने लगातार ये सुनिश्चित किया है कि कानून का जो असली इरादा है, यानी महिलाओं की सुरक्षा, वो किसी भी तकनीकी या प्रक्रियात्मक बहाने से कमजोर न पड़ने पाए। ये सब बहुत सकारात्मक लगता है। नया कोड गिग वर्कर्स को सुरक्षा देता है, जो एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन एक चुनौती हमेशा से छोटे एम्प्लॉयर्स पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ रही है। जैसे जैसे ये सिस्टम विकसित होता है, एक बड़ा सवाल ये बना रहता है, क्या मैटरनिटी बेनिफिट्स की जिम्मेदारी पूरी तरह से एम्प्लॉयर की होनी चाहिए या इसे एक ज्यादा सार्वभौमिक, सरकार समर्थित सोशल इंश्योरेंस मॉडल की ओर बढ़ना चाहिए? एक ऐसा मॉडल जो सिर्फ गिग वर्कर्स के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए हो, ताकि बोझ किसी एक पर न पड़े और अधिकार सभी को मिले। एक सचमुच का सार्वभौमिक सिस्टम कैसा दिख सकता है? ये एक विचार है जिस पर शायद हमें भविष्य में सोचने की जरूरत होगी।